स्टूडेंट्स, हिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे, हमारी थर्ड यूनिट चल रही है और उसका टॉपिक चल रहा था भू राजस्व व्यवस्थाएं। ठीक है, तो भू राजस्व व्यवस्थाओं का फर्स्ट टॉपिक मैं करा चुकी थी। उसमें भी 3 टॉपिक आते हैं, एक तो स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। तो स्थायी बंदोबस्त हम कल पढ़ चुके थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा भू राजस्व व्यवस्थाओं के अंतर्गत, वो है रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, यानी कि अंग्रेजों ने कर लेने के लिए, भू राजस्व कर एकत्रित करने के लिए एक और नई दूसरी व्यवस्था जो भारत में चलाई थी, उसका नाम था रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयत का मतलब होता है किसान। ठीक है, रैयत, रैयत का मतलब होता है किसान। ठीक है, तो इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है डायरेक्ट किसानों से सीधा संपर्क करके, उनकी भूमि की पैमाइश करके, उनकी भूमि के का किस तरीके की किस्म जो है, कैसी है, अच्छी है, पोलज है या फिर बंजर है या अच्छी जो है उर्वरक है, तो उस किस्म को निर्धारित करने के बाद जो है डायरेक्ट रैयत यानी किसान से सीधा जो है कर लिया जाता था। सीधे किसान से जो है, यानी कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी और किसानों के बीच में सीधा संपर्क इस व्यवस्था के अंतर्गत स्थापित किया गया था। इसको कहा गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था। यानी अंग्रेज जो थे, जो कंपनी थी, कंपनी डायरेक्ट भारतीय किसानों से संपर्क कर रही थी और इसके अंतर्गत जो है उनसे डायरेक्ट कर उनके ऊपर निर्धारित किया जा रहा था। बीच में जो जमींदार होते थे, जो पूरी तरीके से जो जमींदार वगैरह होते थे या जो कर्मचारी पहले नियुक्त किए जाते थे, जैसे कि स्थायी बंदोबस्त में जो है जमींदारों को 10 वर्ष के लिए पूरी भूमि दे दी जाती थी, तो अब जमींदारों को बीच में इसमें नहीं रखा गया था। ये डायरेक्ट सीधा जो है संपर्क था किसानों से, यानी सीधे किसानों से जाकर उनकी भूमि की पैमाइश करके उन्हें एक पट्टा दिया जाता था। उस पट्टे पर उनका नाम, उनकी भूमि किस प्रकार की है, कितनी है, कितना बीघा है, वो सब कुछ जो है लिखा जाता था और उस पर वार्षिक कर लगाया जाता था। ठीक है, जो कर जो लगाया जाता था वो शुरू में 50% लगाया गया। कर जो है वो लगाया गया 50% और बाद में उसको जो है 33% कर दिया गया था। पहले 50% लगाया और उसके बाद 33% कर दिया गया था। ठीक है, नंबर 1 ये। अब नंबर 2 इसमें और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आएगा कि इस व्यवस्था को, जैसे स्थायी बंदोबस्त था, तो स्थायी बंदोबस्त को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में निश्चित किया गया था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में चलाया गया था कर लेने के लिए। लेकिन इस व्यवस्था को, रैयतवाड़ी को, मद्रास और मुंबई, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, 1 नंबर के लिए भी आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है। मुंबई और मद्रास, यानी मद्रास और मुंबई क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी कर लेने के लिए, और बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था कर लेने के लिए। ठीक है, एक और तीसरी व्यवस्था थी महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था जो है वो मध्य भारत में लागू की गई थी कर लेने के लिए, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो अंग्रेजों की एक ऐसी भू राजस्व व्यवस्था थी, कर लेने की एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें वो सीधे डायरेक्ट किसानों से संपर्क करते थे और किसानों से संपर्क करने के बाद उनको पट्टा दिया जाता था। पट्टे पर जो है पूरी भूमि की पैमाइश होती थी, प्रतिशत कर होता था, लगभग 50% कर होता था, क्योंकि बाद में 33% कर दिया गया था। और कर लेने के लिए अंग्रेज अपने कर्मचारी नियुक्त करते थे, जो कि किसानों के पास जाकर उनसे सीधा कर एकत्रित करते थे और राजस्व में जमा कराते थे। तो इस तरीके से जो है इस व्यवस्था को मद्रास और मुंबई में लागू किया गया था। जिस समय ये व्यवस्था मद्रास और मुंबई में लागू की गई थी, तो उस समय जो है थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को लागू किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आता है हमेशा, प्लीज इस पर ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिए। थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को लागू किया गया था। जैसे स्थायी बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था, वैसे ही रैयतवाड़ी को थॉमस मुनरो ने स्टार्ट किया था मद्रास के बड़गांव स्थान से। ठीक है, मद्रास के बड़गांव नामक जगह से इस व्यवस्था को लागू किया गया था। 1792 में 1792 में इस व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था मद्रास से, बड़गांव नामक स्थान से, और इसको जो है 30 वर्ष के लिए चलाया गया था। यानी इस व्यवस्था में ऐसा नहीं कि हम बार बार चेंजेस कर लें, 5 इयर्स 10 इयर्स में हम चेंजेस कर लें, ऐसा नहीं था। इस व्यवस्था को एक लंबे टाइम के लिए स्थापित किया गया था। लगभग 30 वर्ष का समय जो है इस व्यवस्था के लिए किया गया कि 30 वर्ष तक जो है इन स्थानों से रैयतवाड़ी व्यवस्था के आधार पर सीधे किसानों से टैक्स या कर लिया जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर?
आई थिंक समझ में आ गया होगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी, कैसे थी। तो अब पॉइंट आता है हमारा रैयतवाड़ी व्यवस्था की विशेषताएं, कि रैयतवाड़ी व्यवस्था की क्या विशेषताएं थी। तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आएगा वो आएगा कि इस व्यवस्था के अंतर्गत जो कर हैं वो डायरेक्ट किसानों से लिए जाते थे, ठीक है, यानी कर जो है वो डायरेक्ट किसानों से लिए जा रहे थे। किसान जो है, किसान और अंग्रेज यानी कंपनी के बीच में जो है कोई भी किसी भी प्रकार का बिचौलिया नहीं होता था, कोई जमींदार या कोई बिचौलिया नहीं होते थे। अंग्रेज अपने कर्मचारी नियुक्त करते थे और वो किसानों से सीधे कर लेते थे, ठीक है। दूसरी इस व्यवस्था की विशेषता थी कि भूमि का जो पट्टेदार था वो अब किसान था, यानी कि भू राजस्व व्यवस्था में स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जो है भूमि का स्वामी जमींदार होता था, किसानों से उनकी भूमि का अधिकार ले लिया था। लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत जो है भूमि का जो अधिकार था वो किसानों का था, यानी किसानों को ही जो है भूमि का पट्टा दिया जाता था। तो ये एक अच्छा प्लस पॉइंट था इस व्यवस्था का। दूसरा थर्ड पॉइंट इसमें आएगा, जो थर्ड पॉइंट इसकी विशेषता जो रहेगी वो है कि किसान यदि कर नहीं दे पाते हैं, ठीक है, इस व्यवस्था के अंतर्गत, रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत यदि किसान समय पर अपना कर नहीं दे पाते हैं तो उनकी भूमि को जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है। ये एक नेगेटिव पॉइंट भी था, लेकिन ये इस व्यवस्था की विशेषता थी कि कर न देने पर या कर न देने की कंडीशन में किसानों की भूमि जब्त कर ली जाती थी और बहुत सारे किसान इस कारण जो है बेघर भी हो गए थे। ये इसका दोष भी माना जाता है, जिसे हम अभी करेंगे। तो इस तरीके से इस व्यवस्था की तीसरी जो है पॉइंट या दूसरी विशेषता ये थी। नेक्स्ट इसकी विशेषता थी कि यह कितना प्रतिशत कर होता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत जो है 50% कर लिया जाता था किसानों से, 50% कर किसानों से लिया जाता था, जो कि बाद में 33% कर दिया गया था। 33% और 50% इस तरीके से कर लिए जाते थे। यदि कभी बाढ़ या अकाल आदि पड़ता है तो किसानों को थोड़ी बहुत रियायत देने की गुंजाइश भी इसके अंतर्गत रखी गई थी। वो एक अलग बात है कि अंग्रेज देते नहीं थे, लेकिन फिर भी इस व्यवस्था में इस चीज को भी लागू किया गया था कि यदि कभी कोई अकाल पड़ता है या फिर बाढ़ आ जाती है या कोई भी जो है प्राकृतिक आपदा आती है तो ऐसी कंडीशन में किसानों को कर की थोड़ी बहुत छूट दी जाएगी, ठीक है। दूसरा इसकी नेक्स्ट विशेषता थी कि इस व्यवस्था के अंतर्गत राज्य के कर्मचारी जो है वो किसानों से सीधे संपर्क करते थे और सीधे राज्य के कर्मचारी ही किसानों से कर एकत्रित करते थे, यानी बीच के बिचौलिए जो हैं वो खत्म कर दिए गए। जमींदार, साहूकार, बिचौलिए जो हैं वो पूरी तरीके से खत्म कर दिए। उनका जो पूरा शोषण जो करते थे किसानों का वो अब खत्म हो गया। अब अंग्रेज कर्मचारी जो हैं वो सीधे कर एकत्रित करते थे, लेकिन वो कर्मचारी भी शोषण करते थे, ऐसा नहीं है कि वो शोषण नहीं करते थे। वो जो 50% कर जो होता था कंपनी का उसको तो वो लेते ही थे, लेकिन इसके अलावा ये कर्मचारी किसानों से और एक्स्ट्रा कर भी ले लेते थे जिन्हें कि वो अपने पास रखते थे। तो इस तरीके से किसानों का तो इसमें लॉस ही लॉस था, कोई फायदा नहीं था। लेकिन फिर भी जो है इस व्यवस्था की ये विशेषताएं थी। तो ये था हमारा रैयतवाड़ी व्यवस्था की विशेषताएं कि क्या क्या जो है उसकी विशेषताएं थी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था के गुण, क्या उसके मेरिट्स थे, ठीक है, यानी क्या गुण थे, क्या उसमें अच्छी चीजें थी। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट ये था कि भूमि उत्पादन में सुधार के प्रयास यहाँ जो है बचते हैं, या भूमि उत्पादन में सुधार के प्रयास किए गए थे, क्योंकि अब डायरेक्ट कनेक्शन जो था वो कंपनी और अंग्रेजों का था, यानी कंपनी जो है वो डायरेक्ट अंग्रेजों से कर वसूल करती थी। तो यह किसानों की ये कोशिश रहती थी कि जो बीच के बिचौलिए जो ज्यादा पैसा खा जाते थे, अब ऐसी कंडीशन नहीं थी तो क्यों ना भूमि की उर्वरक शक्ति को बढ़ाया जाए, भूमि के जो है उत्पादन में सुधार किया जाए, वृद्धि की जाए। क्योंकि इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है कंपनी को यदि किसानों की भूमि में उर्वरकता या कह सकते हैं उत्पादन अधिक हो रहा है तो उसका लाभ अंग्रेजों को भी मिलता था, ठीक है। यानी कि ये जो है स्थायी बंदोबस्त की तरह फिक्स नहीं था। इसमें जो है यदि उत्पादन कम होता है तो थोड़ा कम, लेकिन यदि उत्पादन अधिक होता है तो अधिक कर प्राप्त होगा। तो इसलिए जो है भूमि के उत्पादन में सुधार करने के प्रयास किए जा रहे थे, थोड़ा बहुत अंग्रेजों के द्वारा भी सपोर्ट किया जा रहा था और किसान भी अपने उत्पादन में वृद्धि करने के प्रयास कर रहे थे। तो ये इस व्यवस्था का एक गुण था। दूसरा इसमें गुण था कि भूमि पर किसानों का स्वामित्व स्थापित हो गया, ठीक है, यानी कि भूमि पर किसानों का स्वामित्व स्थापित हो गया। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत किसानों का स्वामित्व छिन चुका था और वो स्वामित्व जमींदारों के पास आ चुका था, लेकिन
इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है भूमि पर जो स्वामित्व था वो किसानों का ही होता था, किसानों की खुद की भूमि होती थी और उसके अंतर्गत जो है उनको एक पट्टा दिया जाता था, पट्टा मिलता था जिसमें कि सब कुछ लिखा हुआ होता था। तो अब जो है किसान जो कि भूमि के वास्तविक स्वामी होते थे उनको ही लीगली भी वास्तविक स्वामी माना गया था। ठीक है, तो ये भी इसका एक गुण माना जाता है। दूसरा जो है कि जमींदार, भूस्वामी आदि का शोषण से जो है किसान मुक्त हो गए या परेशानी से बच चुके थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत जो बीच के जो बिचौलिया होते थे, यानी कि कंपनी और अंग्रेज के बीच में जो जमींदार या बिचौलिए वगैरह होते थे, वो पूरी तरीके से किसानों का शोषण करते थे। लेकिन इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है, इस व्यवस्था में ये बिचौलिए जो है वो खत्म कर दिए गए थे। अब डायरेक्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट होता था वो अंग्रेज और किसानों के बीच में ही होता था, बिचौलिए उसमें कुछ नहीं थे। तो उनकी स्थिति कमजोर हुई। कमजोर होने के साथ साथ क्योंकि वो किसानों का लगातार शोषण करते थे, तो वो इस चीज से या इस परिस्थिति से किसान अवश्य बचे थे। ठीक है, दूसरा जो है जमींदार और किसानों का जो प्रभुत्व था, जमींदारों ने और इसके अलावा जो जितने भी साहूकार वगैरह थे या जो भूस्वामी थे बड़े बड़े, उन लोगों ने किसानों पर अपना प्रभुत्व जमा कर रखा था। उनका बहुत बड़ा प्रभुत्व होता था, किसान उनके विरुद्ध आवाज भी नहीं उठा पाते थे। इवन अंग्रेज कंपनी ने जो है, यदि कोई जमींदार शोषण करता है तो किसान उसके प्रति आवाज उठा सकता है, न्याय कोर्ट में जा सकता है, लेकिन किसान जाते नहीं थे डर की वजह से। तो ये जो बीच के बिचौलिए जमींदार जो थे, इनको या इनका वर्चस्व खत्म हो गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी एक फायदा था या लाभ था। इसके अलावा जो है भूमि को उर्वरक बनाने का प्रयास किया जा रहा था, उसको फर्टिलाइज करने की कोशिश की जा रही थी जिससे कि उत्पादन अधिक हो। उत्पादन अधिक होगा तो उसको फायदा किसानों को भी मिलेगा और उसका फायदा कंपनी को भी मिलेगा। तो इसलिए जो है दोनों तरफ से भूमि को और ज्यादा फर्टिलाइज करने की कोशिश की जा रही थी इस व्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है, तो ये इस व्यवस्था के कुछ गुण थे, महत्वपूर्ण गुण। अब नेक्स्ट इसके दोष आएंगे, डिमेरिट्स। ठीक है, इसके क्या डिमेरिट्स है, तो मेरिट्स हो गए, अब ये डिमेरिट्स, इसके कुछ दोष भी थे, इसमें कुछ अवगुण भी थे। सबसे बड़ी बात कि लगान की जो दर थी वो 50% थी। ठीक है, अब 50% कर जो है वो बहुत ज्यादा होता है, अत्यधिक ऊंची दर जो है वो ली जा रही थी किसानों से। इतनी अधिक ऊंची दर किसानों से ली जा रही थी कि उसे किसान नहीं दे पाते थे, और यदि देते भी थे तो उसे देने के बाद उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचता था। तो वो क्या करते थे, वो अपनी भूमि बचाने की वजह से जो है साहूकारों के चक्कर में चले जाते, साहूकारों से जो है धन उधार लेते थे और अपनी भूमि गिरवी रखते थे। अब जब वो भूमि गिरवी रखेंगे तो कुछ समय बाद जो है वो साहूकार उनकी भूमि हड़प लेते थे। तो ये एक चक्रव्यूह था, ये एक ऐसा चक्र था जिसमें किसान फंसते जा रहे थे। किसकी वजह से, ऊंची लगान दर की वजह से। लगान की दर इतनी ज्यादा ऊंची थी कि उसे किसान चुका नहीं पाते थे। तो ये जो है इसका सबसे बड़ा दोष माना जाता है। दूसरा इसका दोष था कि किसान भूमि से बेदखल होने लगे, यानी कि जब किसान 50% कर नहीं दे पाते थे, 50% कर देने के बाद उनके पास खाने के लिए दाने नहीं बचते थे, तो अब वो क्या करेंगे, वो जो है साहूकारों से पैसा उधार लेंगे। अब जब पैसा साहूकारों से उधार लेंगे तो वो अपनी भूमि को गिरवी रखेंगे। अब जब वो भूमि को गिरवी रखेंगे तो साहूकार कुछ समय बाद, क्योंकि किसान ज्यादातर जो है उस पैसे को चुका नहीं पाते थे, तो साहूकार उस भूमि को पूरी तरीके से जब्त कर लेते थे। तो इस प्रक्रिया में या रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत अत्यधिक ऊंची दर होने के कारण किसान जो है अपनी भूमि से बेदखल होने लगे, अपनी भूमि से जो है पूरी तरीके से हाथ धोने लगे थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा इसका नुकसान था। दूसरा है कि किसानों का शोषण। ठीक है, किसानों का शोषण किस तरीके से, चाहे आप भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत चाहे स्थायी बंदोबस्त ले लीजिए या रैयतवाड़ी ले लीजिए या महालवाड़ी व्यवस्था ले लीजिए, क्योंकि भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत 3 व्यवस्थाएं लागू की गई थी, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। और तीनों ही व्यवस्थाओं का सबसे बड़ा जो नुकसान था वो ये था भारतीय किसानों का शोषण। तो इस व्यवस्था का जो दोष है वो ये भी था कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत लगातार किसानों का शोषण हो रहा था। और वो शोषण अब कौन कर रहा था, अब जमींदार नहीं कर रहे थे, बल्कि अंग्रेजों के द्वारा जो कर्मचारी नियुक्त किए जाते थे बीच में। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा कर लेने के लिए जो कर्मचारी नियुक्त किए जाते थे, वो कर्मचारी अब किसानों का शोषण कर रहे थे।
कैसे कि 50% कर तो वो लेते ही थे, इसके अलावा और भी अन्य जो है किसानों पर दबाव डाल के, प्रेशर डाल के जो है और भी कर ले लेते थे। तो किसानों को जो है लगभग 60-70% कर देना पड़ता था। तो सारी जो है जितना वो उसमें उत्पादन में लगाएंगे उसको काटने के बाद उनके पास कुछ भी नहीं बचता था, खाने के लिए दाने भी नहीं बचते थे इवन। तो इस तरीके से किसानों का लगातार शोषण हो रहा था कर्मचारियों के द्वारा। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसान जो है लगातार पूरी तरीके से गरीबी रेखा से नीचे चले जा रहे थे। यदि अकाल या दुर्भिक्ष पड़ जाए या बाढ़ आ जाए तो ऐसे समय में जो है अंग्रेजी कंपनी से किसानों को कोई ज़्यादा राहत नहीं मिलती थी, कर उनको देने ही पड़ते थे। तो ऐसी उसकी प्रॉब्लम्स की वजह से जो है किसान लगातार जो है पूरी तरीके से उनका शोषण हुआ, और उस शोषण का परिणाम ये हुआ कि भारत में लगातार भुखमरी और गरीबी का दौर चलने लगा था। ठीक है, दूसरा जो है इसका दोष था कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत साहूकार और महाजनों के चुंगल में किसान फंसने लगे। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी पूर्व में बताया था कि लगातार किसान जो है 50% कर नहीं दे पाते थे। अब जब वो 50% कर नहीं चुका पाते थे तो उनकी भूमि से कहीं वो बेदखल ना हो जाए, इस डर से वो साहूकार और महाजनों के पास पैसे लेने उधार पहुंच जाते थे और बदले में अपनी भूमि गिरवी रख देते थे। तो इन साहूकार और महाजनों का इतना बड़ा चुंगल उस समय में हो चुका था मद्रास और बम्बई में कि ये एक ऐसा जो है वर्ग बन गया था कि एक धनाढ़ वर्ग था, और इस वर्ग ने लगातार जो है किसानों का शोषण किया, किसानों की भूमि जब्त कर ली। खुद तो काफी धनाढ़ हो गए, लेकिन किसान जो है वो अपनी भूमि से बेदखल होते चले गए थे। ठीक है, तो अब जहाँ जमींदार होता था अब वहाँ साहूकार और महाजन आ चुके थे, बात वही की वही थी, कोई खास डिफरेंस नहीं था। तो ये भी इस व्यवस्था का एक बहुत बड़ा दोष माना जाता है। दूसरा जो है इसका एक और दोष था कि लगातार जो है, क्योंकि इस व्यवस्था को बनाने में, इस व्यवस्था को सर्कुलेट करने में बहुत सारे कर्मचारियों को लगाया जाता था, कर लेने के लिए बहुत सारे कर्मचारियों को लगाया जाता था, तो कहीं ना कहीं सरकार का भी समय नष्ट हो रहा था। ठीक है, सरकार को भी बहुत सारा समय देना पड़ रहा था, बहुत सारी जो व्यवस्था चलानी पड़ रही थी, तो उसके लिए भी ये एक अननेसेसरी हेडेक था। तो सरकार को भी इससे कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसके दोष रहे थे। एक और इसमें बात आएगी कि किसानों के लगातार शोषण, किसानों की जो है लगातार भूमि जब्त होने के कारण, इन सारी समस्याओं के कारण जो है भारत में लगातार जो बाद में किसान आंदोलन हुए थे वो इन भू राजस्व व्यवस्थाओं का ही परिणाम था। यानी इन भू राजस्व व्यवस्थाओं में इतने दोष थे, इतनी कमियां थी कि इनकी वजह से ही किसानों के मन में असंतोष उत्पन्न होने लगा था। ठीक है, तो इस तरीके से ये रैयतवाड़ी व्यवस्था की विशेषताएं हो गई, ये गुण हो गए, ये दोष हो गए, ये मेरिट्स, ये डिमेरिट्स हो गए, ये इसकी क्वालिटीज हो गई। अब हमारा एक पॉइंट और आएगा इसमें कि किसानों पर प्रभाव। ठीक है, यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था का किसानों पर प्रभाव, ये क्वेश्चन इसके साथ जरूर आता है। किसानों पर प्रभाव, रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में बताइए। रैयतवाड़ी व्यवस्था की विशेषताओं के साथ भू राजस्व व्यवस्था के कारण किसानों पर क्या प्रभाव रहे, इस तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में बताइए। रैयतवाड़ी व्यवस्था के गुण दोषों की चर्चा करते हुए किसानों पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। कहीं ना कहीं किसानों पर प्रभाव आता ही है। कभी कभी इस तरीके से डायरेक्ट एक मल्टीपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तीनों को मिलाकर कि भारत में अंग्रेजी कंपनी के द्वारा प्रारंभ की गई भू राजस्व व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा करते हुए किसानों पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करो। तो वहां आपको इस रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त तीनों के बारे में थोड़ा सा लिख के उसके बाद जो है किसानों पर प्रभाव तीनों का बिल्कुल एक जैसा ही, उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। तीनों ही व्यवस्थाओं के बहुत भारी दोष थे। लगातार किसानों का शोषण हुआ था, शोषण की वजह से उनको भूमि से बेदखल होना पड़ा और भारतीय किसानों में पूरी तरह से विद्रोह की भावना उजागर हुई थी। तो ये किसानों पर जो प्रभाव है वो तीनों ही व्यवस्थाओं का बिल्कुल सेम ही आता है, इसलिए आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यदि आता है तो आप इजीली उसको लिख सकते हैं। तो यदि अब हम रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में पढ़ने के बाद किसानों पर उसका प्रभाव की चर्चा करें कि किसानों पर जो है फार्मर्स के ऊपर उसके क्या इफेक्ट्स रहे, तो किसानों पर उसके बहुत ही गहरे घातक प्रभाव रहे थे कि लगातार ऊंची दर के कारण, ठीक है, 50% कर, बाद में 33 हुआ था लेकिन उसमें कोई फायदा नहीं हुआ था। 50% कर देने के बाद किसान जो है पूरी तरीके से
ऐसी कंडीशन में थे कि उनके पास खाने के लिए दाने नहीं बचते थे। अकाल आदि पड़ने की वजह से और कंपनी का कोई सहयोग न मिलने के कारण जो है किसानों में लगातार भूखमरी और किसानों की भूमि से वो बेघर हो गए। इस कारण जो है किसान पूरी तरीके से बर्बाद होते चले गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी की भू राजस्व व्यवस्थाओं के अंतर्गत। यानी कि कंपनी की भू राजस्व व्यवस्थाएं जो लागू की गई थी भारत में, रैयतवाड़ी व्यवस्था, इस रैयतवाड़ी व्यवस्था का भारतीय किसानों पर बहुत गहरा घातक प्रभाव पड़ा था। किसान अपनी भूमि से बेदखल हो गए थे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आएगा किसान भूमि से बेदखल। ठीक है, दूसरा आएगा साहूकारों के चुंगल में फंस चुके थे। तीसरा आएगा किसानों में विद्रोह की भावना का उजागर। किसानों में विद्रोह की भावना जो है वो डेवलप हो चुकी थी। लगातार असंतोष बढ़ रहा था समाज के अंतर्गत इन भू राजस्व व्यवस्थाओं के कारण, और उसका परिणाम था कि लगातार होने वाले किसान आंदोलन। तो ये थी हमारी रैयतवाड़ी व्यवस्था और किसानों पर पड़ने वाला प्रभाव। ठीक है, किसानों पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। किसान पूरी तरीके से जो है एक मजबूर स्थिति में पहुंच चुके थे, ऐसी स्थिति में पहुंच चुके थे जो गरीबी रेखा से नीचे ही जाती है। तो इस तरीके से ये था हमारा रैयतवाड़ी व्यवस्था, उसकी विशेषताएं, गुण, दोष और भारतीय किसानों पर पड़ने वाला प्रभाव। ठीक है, अब मैं आपको इसमें एक पॉइंट और समझा देती हूँ। देखिए, इस व्यवस्था को यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को मद्रास और बम्बई में स्टार्ट किया गया था। स्थायी बंदोबस्त को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्थापित किया गया था। और महालवाड़ी जो कि तीसरी व्यवस्था थी, इस व्यवस्था को मध्य भारत में जो है स्टार्ट किया गया था। ठीक है, थोड़ा सा जो है आपको मैप बना के थोड़ा सा समझा देती हूँ। देखिए, यह है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यहाँ था स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, इसको थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं। ये यहाँ ये जो पूरा क्षेत्र है ये है हमारा स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, ये मध्य भारत, बुंदेलखंड, इसमें आगरा, अवध वगैरह ये पूरा क्षेत्र भी आ जाएगा, पूरा दिल्ली और उसके आसपास वाला। यहाँ जो है स्टार्ट की गई थी महालवाड़ी व्यवस्था। और ये बम्बई और मद्रास, ये पूरा का पूरा जो एरिया है, यहाँ व्यवस्था स्टार्ट की गई थी। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, यहाँ रैयतवाड़ी, ये हमारा स्थायी बंदोबस्त, और ये है महालवाड़ी। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ेंगे अभी, समझ गए। ये है हमारा बम्बई वाला क्षेत्र, ये मद्रास, बम्बई, इन दोनों जगहों पर दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी स्थापित की गई थी, भू राजस्व व्यवस्था, कर लेने की प्रणाली। ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो है स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था, और मध्य भारत में जो है महलवाड़ी व्यवस्था स्थापित की गई थी। तो ये था इनका अंग्रेजों के द्वारा लागू की जाने वाली भू राजस्व व्यवस्थाएं। ठीक है, इज दैट क्लियर? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो अब ये था हमारा रैयतवाड़ी, और नेक्स्ट कल पढ़ेंगे महलवाड़ी